ट्रेल वाली कर दी थी हमने, बट टेस्टिंग चीज थी, बाकी तो हो गया। तो मैं इसे स्वेकर में टेस्ट कर रहा हूँ, पोस्टमैन में आप खुद कर लेना, जैसे नेशनल पार्क को किया। तो ये देखो एग्जीक्यूट, और ये आपका खाली एरे बन के आ रहा है, और ये इसका क्या है, यूआर। अच्छा, ये दोनों टेस्ट कर लिए ना। चलो इसका यूआरएल, और ऐसे ही तो अब आप पोस्ट वाला चेक कर लो, ट्राई इट आउट, और ये देखो आईडी ऑटो जनरेट है, हटा दिया, और यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे नेशनल पार्क 99 ये दे दिया, सॉरी ये तो ट्रेल है ना, इसका नेम दिया ट्रेल 1, डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर, एलिवेशन 1 दे दी, डिफिकल्टी भी 1, नेशनल पार्क आईडी 1 है ना हमारे पास, कौन की है देना पड़ेगा। अब ये नीचे जो है ये डिटेल हमें डालने की जरूरत नहीं, ये पर नेशनल पार्क आईडी देना हमने। अब आप इसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, और यहां पे एरर आ गया, और एरर है बच्चे वैलिडेशन का। इस चीज का एरर है वैलिडेशन का, ये 400 एरर आ गया। तो पहले इसके लिए क्या प्रॉब्लम है आप ये एक बार समझ लो। एक अब यहां पे पोस्ट राइट आउट यहीं पे थे, आईडी ऑटो जनरेट हटा दिया, ट्रेल 1 तो यहाँ पे ब्रेक पे नहीं गया ना, ऊपर अच्छा ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद दोबारा रन करना होता है। एरर तो पता क्या है, ये नल वाली एरर है,
लेकिन हमने तो सारा डेटा डाला है, फिर बताता हूँ क्या रीजन है क्यों एरर आ रही। ये लो जी, ट्राई इट आउट। एग्जीक्यूट। तो ये सेक्शन पे क्यों नहीं आ रही? चलो, तो एक काम करो, डेटा तो हमने सारा डाला है, लेकिन जो वैलिडेशन चेक कर रहा है ये, तो ये देखो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, ये पहले भी प्रॉब्लम आई थी, और ये क्या है, इनेबल नल लेबल। ठीक, एक तो ये क्या कर दो आप लोग, डिसेबल डिलीट कर दो या कमेंट बना दिया। ठीक, ये प्रोजेक्ट में भी ऐसा हुआ था। हम चाहते हैं सिर्फ मॉडल की ही वैलिडेशन चेक। Trail 1, distance, elevation, difficulty और नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखो कौन कौन से हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट, ID 1 है, तो अब यहाँ पे आ गया वहां पे, और ये देखो ये जैसे ये नल दे रहा नेशनल पार्क, तो नल ही आएगा, ये तो दूसरे टेबल के रेफरेंस के लिए, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो हमने बोला कि मॉडल की वैलिडेशन चेक करे, बाकी ना करे, तो इसलिए वो नल लेबल फॉल्स किया, तब ये यहाँ पे आया। बाकी कहानी वही, ये देखो, और क्रिएट एट राउट, ये देखो ट्रेल 201, और यहां पे एक आईडी नेम इस तरह से, तो ये हो गया होगा सेव, तभी होगा बच्चे। ट्रेल 1, तो ये सेव हो गया। अब एक और ट्रेल कर लेते, चलो ट्रेल 2, डिस्टेंस 10 किलोमीटर और एलिवेशन 2, डिफिकल्टी भी 2, और नेशनल पार्क आईडी वही रहने। F10, ये लो जी, और ये सेव भी हो गया, और डिस्प्ले 201 यहां पे आ रहा है। अब क्या करना आपने, अपडेट,
ये पुट है, ट्राई इट आउट। आईडी दे दिया 1 और ये है ट्रेल, क्या नाम है इसका, ट्रेल 1, साथ में लिख दिया अपडेट, डिस्टेंस, एलिवेशन वो नहीं चेंज की, डिफिकल्टी भी और नेशनल पार्क आईडी भी। लो जी, हम टेस्ट ही कर रहे हैं और क्या है। लो जी एग्जीक्यूट, देखो 204 आ गया, नो कंटेंट। 204 किसका है, नो कंटेंट। अब लास्ट आपका क्या है, बोलो, डिलीट। ये देखो गेट ये फाइंड वाला है, ट्राई इट आउट, आईडी 1 और एग्जीक्यूट। ठीक, 200 और ये आपका, ठीक है जी। तो ठीक है, अब अंडरस्टूड है लास्ट के आपका फिर डिलीट, उसमें तो आईडी पास करो और ये डिलीट कर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये बैकएंड जो है वो तैयार हो गया, मतलब एपीआई बना ली और हमने टेस्ट कर। अब इन एपीआई को हम क्या करेंगे, कंज्यूम। अब कई बार क्या होगा, एपीआई मैंने बनाई, यूज आप कर रहे हो, आपने बनाई, यूज मैं कर रहा हूं। तो एपीआई बनानी तो आपको आ गई, ये देखो पूरी क्या क्या कंसेप्ट है। अब अगला आपका कंसेप्ट है इस एपीआई को यूज कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब हम दूसरा पार्ट सीख रहे हैं, बनानी आ गई, टेस्ट करनी आ गई, हो गया। ये बैकएंड डेवलपर का काम हो गया, कैसे डीटीओ बनाया, कैसे सारा आपको बता। अब क्या करो, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप यहीं पे ऐड करो, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ऐड न्यू प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए। मैं इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोर में एक और प्रोजेक्ट बना रहा हूं, लेकिन वो एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होगी जहां इन एपीआई को हम यूज करेंगे। तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और ASP.NET Core Web App Model View Controller. Then click on Next. आगे, और यहां पे नेम दे दिया नेशनल पार्क अंडरस्कोर वेब अंडरस्कोर 1148, ये वेब एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट वही .NET 8, देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब यहां पे मैं कोई डाटाबेस नहीं यूज कर रहा हूं, सारा काम एपीआई से होगा। तो ये देखो, ये 2 प्रोजेक्ट ऐड हो गए। अब जब मैं रन करूंगा तो बैकएंड भी रन होना चाहिए, फ्रंट एंड भी। तो मैं चाहता हूं दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे रन हो। तो उसके लिए क्या करो, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में गए, यहां सिंगल स्टार्टअप की जगह चूज कर लो मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और यहां पे स्टार्ट
और यहां पे भी स्टार। अप्लाई यस। इसका मतलब जब रन होगा दोनों प्रोजेक्ट रन होंगे, वेब एप्लीकेशन भी और एपीआई। ठीक, देन ओके। जैसे ये देखो, अब मैं रन कर रहा हूं, ठीक। अब यहां पे ये देखो, ये वेब एप्लीकेशन है और ये एपीआई है। ये देखो दो प्रोजेक्ट है, ये वेब एप्लीकेशन है और ये एपीआई, ये वेब और ये एपीआई। ठीक है जी। तो अब हम वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में एपीआई तक एक्सेस होगी टेस्टिंग के लिए। तो अब यहां पे मैं सारा यूआरएल, एपीआई क्या यूआरएल, हम क्लाइंट को क्या देंगे, ये यूआरएल और ये यूआरएल, बस कोई कोड नहीं देंगे ना। कोड स्ट्राइक में भी यूआरएल ही दिया था, यार स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक अलग से फाइल बना लो एसडी, जिसके अंदर हम सारे यूआरएल सेट कर लें। ठीक, तो वेब एप्लीकेशन पे, वेब पे काम कर रहे हैं, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास एसडी, पब्लिक स्टैटिक क्लास, और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, ये लो जी स्टैटिक, ताकि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। और ये बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल ये है बच्चे, जो ये आगे का यूआरएल तो सेम है ना, तो मैंने ये यूआरएल यहां पे पेस्ट, लगला को तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसी तरह से पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। अब नेशनल पार्क एपीआई का पार्क कैसे बनेगा पूरा, नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और यहां पे क्या लिखेंगे, एपीआई स्लैश नेशनल पार्क, ये एपीआई स्लैश नेशनल पार्क। इसी तरह पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और यहां पे एक, यहां पे नेशनल पार्क की जगह क्या यूज करना, ट्रेल एपीआई पार्क, इज इक्वल टू एपीआई स्लैश ट्रेल। लो अब ये यहां से देख लो क्या है, एपीआई स्लैश ट्रेल। ठीक,
तो बस प्लस में कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अब आप लोग लिख लिया जी। अब ये हो गया कनेक्शन सीरीज में, और कुछ नहीं। अब आपके पास 4 यूआरएल है, हम सेट करेंगे 10 होंगे, तो 10 यम। स्टैट एचटी क्लास का मीनिंग आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, मॉडल्स, जिस स्ट्रक्चर में डेटा वहां पे है, यहां रिसीव भी उसी स्ट्रक्चर में होगा, करेक्ट। जैसे वहां से डेटा आएगा नेशनल पार्क, यहाँ नेशनल पार्क का मॉडल होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर का। ऐसे ही ट्रेल का होना चाहिए। आप बोलोगे एपीआई तो किसी और ने बनाई, आपको कैसे पता चलेगा? तभी तो हम इसे टेस्ट करते हैं, वहां सब पता चल देखा नहीं आपने, सब कुछ आ जाता है। ठीक, तो अब यहां पे हम मॉडल बनाएंगे नेशनल पार्क, ऐड क्लास नेशनल पार्क, और यहां पे और उस मॉडल में वही मेंबर होंगे जो हमारे एपीआई में होंगे, वही होंगे। यानी आप रूल याद रखो कि जैसे एपीआई से डाटा आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए वैसे स्ट्रक्चर चाहिए जहां हमने स्टोर करना है। तो नेशनल पार्क मॉडल बन गया। हमें पता 2 मॉडल से डाटा आ रहा है, नेट ट्रेल और ये, तो हम 2 मॉडल बनाओ, एक नेशनल पार्क और एक ट्रेल। अब ये मॉडल सेम बनेगा जो डीटीओ था, क्योंकि क्लाइंट के पास क्या आएगा, डीटीओ। अब आप चेक कर लो, ये नजर मारो, एपीआई आज तो चलो हमारे पास ही है, तो यहां पे मॉडल में गए डीटीओ, डीटीओ मिल रहा है क्लाइंट को, तो जो इस मॉडल में थे वही मेंबर है वहां। ठीक, लॉजिक। अब हम लोग एक और बनाएंगे, एक। अब यहां पे मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड, और अब बनाएंगे ट्री, और इसमें भी जो ट्रेल डीटीओ का स्ट्रक्चर होगा वही आएगा। ये लॉजिक।
एक ट्रेल, और ये देखो खेल लेंगे। खेल लेंगे हम 3-4 मैच में 15 मिनट में खेल लेंगे। मैच बोल दो। एक। अब यहाँ पे ट्रेल आईडी, नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, ये सारा इन्हें होगा खेलना, इन्हें आता है खेलना, ऐसा तगड़ा बॉलिंग सागर में नहीं आया। बस इतना इतना एक। तो इस तरह से ये आपका ट्रेल का। तो आपको ये रूल समझो ना कि मान लो एपीआई से 15 मॉडल आते हैं, 15 मॉडल आपको बनाने पड़े। जो असाइनमेंट दी है ना बच्चे, वो करो, समझ के करो। अगर वो नहीं हो पा रही तो इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हम जॉब नहीं कर सकते। कोई गलती से रख लेगा तो महीने के अंदर ही भेज दे। तो आप ये चीज माइंड में रखो, ये करो, सब जाएंगे। हम पूरा टाइम है यहाँ, तो मैं जो असाइनमेंट देता हूँ टाइम देते हैं, और उसके बाद भी नहीं हो, जॉब में कैसे करेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वहां पे हम लोग कर पाएंगे। और इसके बिना इंटरव्यू दोगे तो भी कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। रोज 10-12 घंटे लगाओ, तब जाके ये असाइनमेंट होने वाली है। नहीं तो कुछ नहीं होगा। लास्ट में बच्चे सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक हमारा, और एक आपके पहले की डिग्री जो पढ़े होंगे, 2 और मिल जाएंगे, और हम घर वापस चले जाएंगे। एक जो मैंने जितने बच्चे देखे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, दिखाते हैं, एक उनकी तो प्लेसमेंट हो जाती है, उनको ज़्यादा इंटरव्यू की इतनी प्रॉब्लम नहीं। जो ये काम नहीं करते उनको तो प्रॉब्लम आएगी और आती। अब यहाँ पे ये 2 मॉडल हो गए, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे जेनरिक रिपोजिटरी। अब दोबारा इसमें मैं जेनरिक से वही रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी, बट इस जेनरिक रिपोजिटरी का मीनिंग ये है एपीआई को कॉल करना। बस जो हमने बनाई है जेनरिक रिपोजिटरी जो पिछले प्रोजेक्ट में, ठीक, वो जेनरिक है डेटाबेस हैंडलिंग के। मॉडल बताओ, बाकी तो सेम चलता है। एक जेनरिक रिपोजिटरी बनाई थी स्टोर प्रोसीजर की, याद होगा प्रोजेक्ट में करवाई हुई। यानी जेनरिक का मतलब होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, जो हमने प्रोजेक्ट जितना बड़ी टेबल हो 10, 100, 20, 100, 1000 चलेगी। स्टोर प्रोसीजर वाली रिपोजिटरी बनवाई थी, वो चाहे 10 स्टोर पे चाहे लाखों में तब भी चलेगा। अब जो मैं बनवाने जा रहा हूं जेनरिक रिपोजिटरी, इसका काम है एपीआई को कॉल करना। अब एपीआई 2 हो, 200 हो, चाहे 1000 यूआरएल हो, सबके लिए चले। दूसरी बात, एपीआई जिस मर्जी लैंग्वेज में बने, सबके साथ चले। तो हम यहाँ पे देंगे क्या? यहाँ यूआरएल दिया ना, कहीं लिखा थोड़ी .NET की है, बताओ। ये जावा का भी हो सकता है यूआरएल ऐसा, पाइथन का भी हो सकता है, पीएचपी में भी हो सकता है, नोड का भी हो सकता है। तो इसलिए एक, तो अब हम लोग
जेनरिक रिपोजिटरी बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और यहां पे रिपोजिटरी, ऐड आई रिपोजिटरी। अब आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस आई रिपोजिटरी। ये क्या बन गया आपका, बोलो, इंटरफेस। ठीक, वही आई रिपोजिटरी याद होगा। अब यहां पे मैंने क्या करना है, जेनरिक मेथड बनाने हैं, डिक्लेयर करने हैं, जो सिर्फ एक ही काम करेंगे, क्या, एपीआई को कॉल करने। ठीक, जैसे ये देखो, तो पहली बात, ये रिपोजिटरी किसके साथ यूज होगी, ये हमने वो बता दिया, याद ही है। टी क्या है, टाइप क्लास है, बस कोई भी क्लास हो सकती है, ट्रेल भी हो सकती है, नेशनल पार्क। अब यहां पे ये आपकी रिटर्न टाइप, गेट असिंक, और यहां पे पास करेंगे यूआरएल। ये मेथड है आपका। ठीक, जो यूआरएल पास करेंगे, ठीक, ये उसी का ही डेटा रिटर्न करेगा। ये फाइंड वाला कौन सा हो गया, ये जो यूआरएल पास करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या है, ये डिस्प्ले के लिए, वो फाइंड का था, तो डिस्प्ले में तो आई कि नंबरेबल टी और गेट ऑल असिंक, और यहां पे स्ट्रिंग यूआरएल। ठीक, तो ये आपका बन गया गेट ऑल असिंक। ये डिस्प्ले का हो गया। गेट असिंक किसका हो गया, फाइंड। ठीक, उसमें मुझे एक और चीज पास करनी है, इंट आईडी। फाइंड का भी होगा ना। अब यूआरएल देंगे, इस यूआरएल से, अब नेशनल पार्क से चाहिए या ट्रेन से, आईडी पास करेंगे तो वो फाइंड वाला हो जाएगा। ये आपका डिस्प्ले के लिए होगा। इसी तरह से ये आपको पता है, टास्क वाला, मल्टीपल टास्क वाला कंसेप्ट पहले हमने किया हो। ये कलेक्शन अब हम बनाएंगे, तो ये रिटर्न टाइप इसकी मैं दे रहा हूं, भूल लिया, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं हर बार। क्रिएट असिंक, पहले यूआरएल, फिर उसके बाद टी obj2 create, और यहां पे अपडेट get async, get all async, create async, update async। ये बूलियन टाइप है, इसके रिटर्न टाइप बूल। अब उसके बाद डिलीट सिंक, बस उसमें एक और इंट आईडी पैरामीटर। लेकिन
कहां सेव होंगे डिलीट होगा ये नहीं बताएगा। जो टी पास करेंगे, अब टी जो होगा तभी तो क्या ये जेनरिक रिपोजिटरी। अब हम बनाएंगे रिपोजिटरी डॉट सी.एस। अब इसके अंदर कोई डाटाबेस कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, डेटा तो एपीआई से आएगा, तो यहां यूआरएल पास किए सब। तो ये जेनरिक रिपोजिटरी अब आप लोग क्या करो, रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, ठीक, और यहां पे आप इंटरफेस है उसे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट। क्या करोगे, इम्प्लीमेंट। तो जैसे वही टी और यहां पे आई रिपोजिटरी और वही से, और उसके बाद इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। बस अब यहां डाटाबेस नहीं, अब हमें सीखना है एपीआई को कॉल करने के लिए क्या चाहिए। तो आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री, ये इंटरफेस यूज होगा, और ये इसके कंस्ट्रक्टर में आ गई, और आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री आई एचटीटीपी क्लाइंट फैक्ट्री, ये क्या आपका कोई पूछे ASP.NET कोर में एपीआई को कॉल करना है तो क्या यूज करोगे, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, ये इंटरफेस है, तरीका वही है, इंटरफेस, और नीचे ये DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसे आप कहते हैं। अब आप लोग सबसे पहले हम क्रिएट, अब ध्यान एक समझ रहे हैं, बाकी सारे आ जाए। तो यहां पे दो चीजें होती है एपीआई में, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पांस। एक रिक्वेस्ट में हम यूआरएल भेजते हैं और बताते हैं गेट पुट पोस्ट से क्या काम होना चाहिए, उसके बदले में हमें रिस्पांस आता है, मे बी ओके, मे बी नो कंटेंट, मे बी नॉट फॉर्म, ये कुछ भी ऐसा आ सकता है। तो अब हम लोग ये क्रिएट अ सिंक, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट, तो वेर एक वेरिएबल ले लिया रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू, ये HTTP रिक्वेस्ट मैसेज,
ये मेथड क्या बता दिया, पोस्ट सेव का ही है, और ये बता दिया यूआरएल। हो गया जी। अब इस रिक्वेस्ट में तो डेटा भी जाएगा, सेव का कोड है, कंटेंट। तो यहां पे मैंने चेक किया इफ obj टू create is not equal to null, यानी इसमें डेटा है। तो याद रखना जो हमारी वेब एप्लीकेशन है ये अलग सर्वर पे होगी, एपीआई अलग सर्वर पे होगी। तो जब बच्चे डेटा नेटवर्क में जाएगा वो डेटा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। सीरियलाइजेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, सीरियलाइजेशन। वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे HTTP रिक्वेस्ट मैसेज तो अब इस डेटा को सीरियलाइज करना है। जैसे ये देखो ना, एक किस्म से क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे नहीं जाएगा। इसे सीरियलाइज करेंगे तो ये आपका जाएगा, कहां जाएगा, जहां मेरी एपीआई होगी, जो यूआरएल। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, जैसे हम यहां से दिल्ली जाए तो नीचे हम लोग ग्रुप में खड़े हैं, अपना जैसे जान पहचान, बस में जाना है। लेकिन जब आप बस में बैठोगे तो हम प्रॉपर सीट पे बैठना पड़ेगा। तो क्या हो गया, सीरियलाइजेबल। फिर जब दिल्ली उतरोगे बस से, फिर वो डीसीरियलाइज हो जाओगे, अपने अपने ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। तो जब नेटवर्क में डेटा जाता है बच्चे, वो कैसे होता है बच्चे, सीरियलाइज। अब कोई भी वैसे एपीआई काम किया, डेटा ट्रांसफर, डेटा का खेल है। अब आपको देखो, अगर एक ट्रक में भी सामान रख रहे हैं तो बड़े सिस्टम से रखना पड़ता है ना, ये इसका, ये ऐसे ही ऐसे है, वो सीरियलाइजेबल है। डीसीरियलाइज क्या होगा, जिस पोजीशन पे पहुंचा उसको डिलीवर किया, उसने पैकिंग खोली, अपना रख लिया। इसलिए एपीआई का कभी जीयूआई नहीं होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। तो इसलिए इस डेटा को क्या करना पड़ेगा मुझे, सीरियलाइज। कैसे, ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट। अब डेटा को सीरियलाइज करना है। ठीक, तो इसका कैसे करोगे, एक JSON कन्वर्ट क्लास है। ये नहीं आ रहा है तो इसका मेरे को लगता है पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। लॉज और ये पैकेज चेक कर लो, इंस्टॉल हो गया होगा। वेब एप्लीकेशन में ये डबल क्लिक किया, ये देखो हो गया। ठीक, newtonsoft.js आ गया। अब यहां पे डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, किसको सीरियलाइज करना है, obj टू create, obj to create
serialize object. ऑब्जेक्ट को क्या किया? सीरियलाइज। उसके बाद किसमें? तो यहां पे ये इसकी इनकोडिंग UTF-8 कॉमा देके इनकोडिंग डॉट UTF-8 फॉर्मेट है उस चीज का, और ये किसमें करना है? एप्लीकेशन स्लैश JS। ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। ये तो ये जो रिक्वेस्ट बनी, इसमें मैंने obj2create को सीरियलाइज करके कंटेंट में डाला। अगर मैं सीरियलाइज नहीं करता तो नेटवर्क में डेटा जा ही नहीं सकता। डेटा जाएगा किस केस में? सेव में और अपडेट में। गेट में तो आएगा ही। तो जब डेटा भेजना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सीरियलाइज। उसके बाद अब हम बनाएंगे क्लाइंट इज इक्वल टू डॉट क्रिएट क्लाइंट। अब ये क्लाइंट बने, अभी डाटा गया नहीं, ये तो एक रिक्वेस्ट बना के हमने रख। ये क्रिएट क्लाइंट से क्या बना? क्लाइंट जिसको डेटा चाहिए। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स, ये लो जी, डॉट उस टाइप का वेरिएबल ले लिया, और यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसके आगे अवेट, तो HTTP रिस्पॉन्स, और यहां पे अब ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। क्या जाएगी? सेंडर सिंक से। उसके बदले में यहां पे क्या आएगा? रिस्पॉन्स। अब हम चेक करेंगे, तो इसमें करेक्टेड है 201 में, याद है? तो यहां पे फिर हम लोग वो चेक करेंगे रिस्पॉन्स इफ HTTP रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को, और क्या है? स्टेटस को सीधा भी लिख सकते हो, नहीं तो सिस्टम डॉट नेट डॉट और यहां पे क्या था हमारा? क्रिएटेड। अगर ये क्रिएटेड है देन रिटर्न करवा दिया ट्रू, अदरवाइज एल्स में लिख दिया रिटर्न फॉल्स। लॉस। बस तो समझ आ गए? दो, HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स।
इधर को देखते हैं, मेरे को दिखता एक अब ये हो गया क्रिएट अ सिंक। अब अपडेट, अपडेट में क्या फर्क होगा? यही होगा, यही सब कुछ होगा, ये तो हो गई। और कॉपी किया, पहले अपडेट, ये लो जी, पहले समझ लो अपडेट। ये देखो पोस्ट की जगह क्या आएगा? पुट। एक चेंज ये हो गया, obj2 अपडेट। obj2 जब नेटवर्क पे डेटा जा रहा है तो सीरियलाइज तो करना ही पड़ेगा। बाकी वही यहाँ पे अवेट है तो ऊपर असिंक चाहिए, लग गया। और स्टेटस कोड इसका क्या है? नो कंटेंट। याद है वही है टेस्टिंग में देखे हो गया। ये लो जी, और ये जेनरिक है। और सबसे अच्छी बात है डेटा JSON में आएगा। तो ये API जिस मर्जी लैंग्वेज में बनी हो, आपको सिर्फ URL देना है। ये मैं ऐसी जेनरिक रिपोजिटरी बना रहा हूं जिसको आप किसी भी लैंग्वेज की API को कॉल करने के लिए यूज कर सकते। चाहे 2 API हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 2 लाख हैं, तभी हम क्या करते हैं, ये जेनरिक चीजें। अब समझ आ गया? डिलीट में क्या होगा? कंटेंट नहीं है उसमें, तो URL से ID पास करना है, तो वहां ये serialize वाली चीज नहीं होगी, बाकी तो सारा ही होगा। ये जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग बनाए हैं। तो अब आपको एक ऐसी रिपोजिटरी में बनवा दूंगा, अगर ASP.NET कोर में किसी भी प्रोजेक्ट में API को कॉल करना है तो ये वाला लॉजिक चले। चाहे प्रोजेक्ट जो मर्जी हो, टॉपिक जो मर्जी हो, लैंग्वेज भी कोई हो। क्लाइंट कहता ये जावा के अंदर 25 API बनी है, ASP.NET कोर में यूज करनी है, तो ये वाला पार्ट तो आपका उसके लिए भी है। बस यही देखने URL मिलेगा, अब पोस्टमैन में टेस्ट करो, देखो किस मेंबर के मॉडल कौन कौन से बनेंगे। 5 मॉडल बनेंगे, 10 बनेंगे, बनाओ करो शुरू कर जाते। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा नेशनल पार्क, ट्रेल। ये फायदा होता है जो पहले हमने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ। ठीक, तो इतना कर लोगे तो कल इसमें करेंगे आगे। तो इस वीक का टारगेट है ये वाला हम सारा कंप्लीट